आज हम आपको बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं तथा इसकी धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है बेलनाकार संधारित्र। चलिए देखते हैं। बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र क्या होता है? वह संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें बेलन के आकार की होती हैं, बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, वह संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें बेलनाकार होती हैं, बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ठीक है, वह संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें बेलन के आकार की होती हैं, बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब आती है इसकी संरचना। तो संरचना में हम चित्र बनाएंगे और उसकी रचना भी करेंगे। तो मैं एक चित्र बना रहा हूं। मान लीजिएगा कि उस बेलन की एक प्लेट, तो सॉरी संधारित्र की एक प्लेट तो ये और दूसरी प्लेट हो गई, सॉरी जी उसकी एक प्लेट है, जिसको नाम दे रहा हूं मैं ए। उसकी दूसरी प्लेट, इस बेलन के ऊपर एक बेलन और बनाएंगे। एक प्लेट तो बेलनाकार जी होगी इस टाइप, एक इसके ऊपर और बेलन बना ले, तो वो दूसरी प्लेट मैं यहीं पर बना रहा हूं। ठीक है, ये उसकी दूसरी प्लेट हो गई और इसको नाम दे रहा हूं मैं बी। ठीक है, दोनों बेलन समअक्षीय होते हैं, यानी दोनों की अक्ष समान होते हैं। ठीक है, जो बेलन अंदर वाला है उसको मैंने ए नाम दिया, बाहर वाले बेलन को बी नाम दिया। अंदर वाले बेलन की त्रिज्या लिख रहा हूं मैं स्मॉल ए और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या स्मॉल बी। ठीक है, बी का मान जो है वो ए से अधिक है। ठीक, अंदर वाले बेलन को यहां से प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश इस बेलन की क्या हो जाएगी, बाहर वाली सतह पर फैल जाएगा। बाहर वाली सतह पर ये आवेश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे प्रेरण के कारण इसके ऊपर जो दूसरा बेलन है उसकी अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश, इसके अंदर वाली सतह पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, और इसके बाहर वाली सतह पर इस पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन बेलन बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण ये आवेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अर्थात आवेश पृथ्वी में नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसको उदासीन कर देते हैं। ठीक है, दोनों बेलनों के मध्य जी कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम बना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है चित्र, आप बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा। इसमें ए और बी दो बेलन होते हैं, एक बेलन को आवेशित किया जाता है और दूसरे बेलन का संबंध पृथ्वी से होता है, और दोनों बेलनों के मध्य में कोई माध्यम भरा होता है। मैं लिख रहा हूं, इसमें धातु के दो समाक्षी, मतलब दोनों की अक्ष समाक्षी बेलन होते हैं। एक बेलन को आवेशित करने के लिए, कुंजी लगी होती है,
तथा दूसरे बेलन का संबंध पृथ्वी से होता है। दूसरे बेलन का संबंध पृथ्वी से होता है। दोनों बेलनों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा रहता है। ठीक है। इसमें धातु के दो समअक्षीय बेलन होते हैं। एक बेलन को आवेशित करने के लिए जो कुंजी लगी होती है और दूसरे बेलन का संबंध पृथ्वी से होता है। दोनों बेलनों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होता है। ठीक है। अब आता है धारिता के लिए व्यंजक। धारिता के लिए व्यंजक यानी इसका फॉर्मूला। तो माना बेलन ए की त्रिज्या स्मॉल ए मानी है हमने और बेलन बी की त्रिज्या स्मॉल ए। माना बेलन ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा बेलन बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। दोनों बेलनों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? देखिए एक चीज इसमें और हमें जानते हैं, इस बेलन की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इसकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि विद्युत वल्लेखा प्लस से माइनस की तरफ है। ठीक है। तो इसी में लिखेंगे दोनों बेलनों की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। देखिए गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ाया था कि आवेश की अनंत पतली सीधी रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई। फिर हम एक आवेश की रेखा बनाते थे, उसके चारों तरफ एक गॉसीय पृष्ठ बेलन खींचते थे और उसके कारण तीव्रता आती थी, वो जो होती थी E बराबर 2πε0 λ/r। यहाँ पर मैं के इसलिए लगा दे रहा हूं क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक है। r क्या है? वो दूरी होती थी जिस पर तीव्रता ज्ञात की गई थी। लैम्डा क्या होता था? बेलन की एकांक लंबाई पर आवेश। तो यहाँ लिख दे रहा हूं लैम्डा क्या है? यहाँ बेलन की एकांक लंबाई पर आवेश, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना और इसकी डायरेक्शन तो आप समझ ही गए किधर है, इस डायरेक्शन। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लैम्डा क्या होता था? एकांक लंबाई पर आवेश। आगे बढ़े। अब क्या करना है? हमें विभवांतर ज्ञात करना है बेलन ए और बी के बीच में। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे।
बेलन ए और बी के बीच विभवांतर। ये डेफिनेशन होती थी विभवांतर की कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पर। एकांक धनावेश को वहां तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लिए बात होती थी, हम क्या करेंगे, धनावेश को बी प्लेट से मतलब बेलन बी बेलन से ए बेलन तक लाएंगे। तो जहां इसको बोलेंगे बेलन बी से बेलन ए तक। तो एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, विभवांतर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक धनावेश को बेलन बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर, इसको विभवांतर को मैं भी मान लूं। देखिए किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ बल की जगह हम क्या लिख देंगे, तीव्रता। तो किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन या तीव्रता इंटू दूरी dr। देखिए समझिए, यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अल्प दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालें। तो अल्प दूरी मान ली मैंने कितनी, dr। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन या तीव्रता इंटू दूरी। लेकिन वास्तव में हमें कहां से कहां तक लाना है, लाना यहां से है और यहां तक लाना है। तो देखिए इस बिंदु तक की दूरी तो हो जाएगी b और इस बिंदु तक की दूरी हो जाएगी a। तो इसको b से a तक लाना है, तो b से a तक इसका समाकलन कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा b से a तक। अब जा गया कुल कार्य। ठीक है, इसमें एक चीज और लगानी है। देखिए धनावेश को तो हम b से a की तरफ ला रहे हैं, तो लाने की जो डायरेक्शन क्या होगी, विस्थापन की डायरेक्शन ये होगी और तीव्रता की डायरेक्शन इधर है। तो यानी बल और विस्थापन या तीव्रता इंटू दूरी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋण चिन्ह लगा दे रहे हैं। ठीक है, ऋण क्या बता रहा है, तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं अलग अलग लिख देना। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि तीव्रता तथा विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, ई का मान रखना समीकरण 1 से, ई का मान समीकरण 1 से रखना। तो क्या आ जाएगा, v बराबर माइनस बी से ए, ई का मान रख दिया 2 पाई एप्सिलॉन 0 के लैम्डा बटे आर इंटू डी आर जैसे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे धनावेश को हम बी से ए की तरफ लाएंगे तो सिर्फ चेंज क्या होगा, आर का मान चेंज होगा, यानी आर का मान कम होता जाएगा, दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, तो दूरी को छोड़कर सब कुछ यहाँ पर नियतांक होगा, तो नियतांक को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बाहर आ जाएगा, v बराबर माइनस जैसे का जैसा 2 पाई एप्सिलॉन 0 के और लैम्डा, अंदर क्या रहेगा, dr बटे r। ठीक है, समाकलन का फॉर्मूला आप जानते हैं, dx बटे x का समाकलन होता है log x। तो dr बटे r का क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई एप्सिलॉन 0 के लैम्डा, जो हो जाएगा log r, लिमिट v से लिमिट लगा दें
आप जानते हैं पहले अपर लिमिट और फिर माइनस के लोअर लिमिट। तो v बराबर माइनस 2 पाई एप्सिलॉन 0 k लैम्डा लॉग पहले अपर लिमिट a फिर माइनस चिन्ह लॉग r की जगह लोअर लिमिट v। देखिए माइनस का मैं अंदर गुणा कर दे रहा हूं। जैसे ही माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो जिप माइनस का हो जाएगा और जिप प्लस का हो जाएगा। जब जिप प्लस का हो जाएगा तो इसको पहले लिख दूंगा और इसको बाद में। तो देखिए अंदर माइनस का मैंने गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग b माइनस के लॉग a। क्लियर? लॉग का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये फॉर्मूला होता था लॉग m माइनस के लॉग है बराबर होता था लॉग m बटे। ठीक है, तो जी वो हो गया लॉग m माइनस लॉग n, तो जी क्या हो जाएगा लॉग b बटे। इसलिए v बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 k लैम्डा जो होगा लॉग b बटे। इसको समीकरण नंबर कौन सा मान ले, दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब लिखेंगे यदि विभवांतर आ जाए तो धारिता निकाल सकते हैं। तो यदि बेलनाकार संधारित्र, यदि बेलनाकार संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q बटे V का मान रख दें। V का मान समीकरण 2 से रखने, तो V का यदि हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q जैसे का जैसा V का मान 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 k लैम्डा लॉग b बटे, पलट दें तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 k Q बटे लैम्डा लॉग b बटे a। समझ गए? ठीक है, बटे के नीचे बटे था पलट गया। इसको समीकरण नंबर 3। ठीक, एक चीज इस क्षेत्र में और शो कर लो, इस बेलन की जो लंबाई है मैं उसको स्मॉल l मान ले रहा हूं, अर्थात जिस संधारित्र की जो लंबाई है वो l है। आप इसको अपने चित्र में शो करें। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लैम्डा क्या है, एकांक लंबाई पर आवेश। संधारित्र की एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्डा, मतलब 1 मीटर पर कितना आवेश है, लैम्डा। तो L मीटर पर कितना आवेश होगा, L लैम्डा। तो लिखेंगे बेलन के अंदर, बेलन या संधारित्र भी बोल सकते हैं, संधारित्र पर कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, L लैम्डा। ये Q का मान रख दो, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जी आ जाएगा C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 k Q की जगह L लैम्डा और बटे लैम्डा लॉग b बटे। देखिए लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लिख दे रहे। तो क्या बचेगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 k L बटे लॉग b बटे फैराड। तो यही बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। क्या है, यही बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। आप नीचे लिख देंगे यही बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। ठीक है, यदि हम एकांक लंबाई के संधारित्र के लिए निकालें, एकांक लंबाई
एकांक लंबाई के संधारित्र के लिए L बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 के, L की वैल्यू 1 कर दी, log B/A। ठीक है, तो अब जो धारिता क्या हो जाएगी, फैराड प्रति मीटर। ठीक है, यानी कि हर एकांक लंबाई की धारिता इतनी हो जाएगी। ठीक है, मात्रक लिखना समझ गए होंगे। जैसे एल को हम इसके नीचे ले आए तो इसका हो जाएगा फैराड और लंबाई का मीटर, तो फैराड प्रति मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, या बेलनाकार संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बेलनाकार, अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता अधिक होने की शर्तें लिखिए। होने की शर्तें लिखिए। बेलनाकार संधारित्र की धारिता अधिक होने की शर्तें लिखिए। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं शर्तें। पहली शर्त तो क्या हो जाएगी, देखिए ये तो नियतांक है, के का मान अधिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है एल का मान अधिक होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि log B/A का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहली शर्त हम क्या लिखेंगे, संधारित्र की लंबाई अधिक होनी चाहिए। ठीक है, धारिता अधिक होने के लिए संधारित्र की लंबाई अधिक होनी चाहिए। दूसरा, संधारित्र के अंदर अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होना चाहिए, यानी इसकी धारिता बढ़ाने के लिए के का मान अधिक होना चाहिए। तो संधारित्र के अंदर अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम होना चाहिए। और तीसरी शर्त, log B/A का मान कम होना चाहिए, यानी जे वैल्यू कम आनी चाहिए, तभी सी का मान बढ़ेगा। तो log B/A का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको जी समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे अन्य बच्चों को फायदा हो सके, क्योंकि कोविड-19 में स्कूल में क्लास नहीं होने के कारण हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग। थैंक यू।